हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स, स्पेसिफिकली फॉर पेपर कोड COQP 11 CUET PG 2025 के लिए। ये सारे टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अवार्ड्स, रैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, पर्सनैलिटीज़, ट्रेड अवेयरनेस एंड लीगल अवेयरनेस। ये सारे 10 टॉपिक जो हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैं मैगज़ीन यूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम में, यानी कि जो कंटेंट है यहाँ पे वो सारा इंग्लिश मीडियम के अंदर है। जो एक्सप्लेनेशन होगी, यानी कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो होगा हिंदी में। अगर किसी स्टूडेंट को ये चाहिए जो कंटेंट है वो भी हिंदी में हो, तो आप हिंदी वाली जो मैगज़ीन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिल जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप वीडियो के साथ ही इसको हिंदी वाली को रेफ़र कर सकते हो, या पहले आप वीडियो देख लो उसके बाद जाके आप हिंदी वाली पीडीएफ रीड कर सकते हो। जैसे भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा फ्री करंट अफेयर का कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूज़ से। सबसे पहले हम कवर करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज़। और नेशनल करंट अफेयर्स में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था रिपब्लिक डे। इस बार हमने सेलिब्रेट किया अपना 76th रिपब्लिक डे, यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस। 75 साल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू हुए हो चुके हैं। आपको पता है कि जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो हम आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। जो 1947 में कंट्री हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। लेकिन जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने की खुशी में। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है इफेक्ट में आया था, वो लागू हुआ था, तो उसकी खुशी में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक और आपको ध्यान रखनी है कि जो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था। इफेक्ट में आने का मतलब क्या है, संविधान हमारा लागू हुआ था। लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था, यानी कि संविधान को अपनाया कब गया था, तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि लगभग 2 महीने पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, उसको अपनाया गया था, लेकिन लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से। अब देखो, रिपब्लिक डे के अंदर 2-3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन ये होती है चीफ गेस्ट कौन है। इसके अलावा जो टैब्लू, यानी कि झांकियाँ जो अलग अलग निकलती हैं उसमें से सब बेस्ट झांकी किसकी थी, बेस्ट टैब्लू किसका था। इसके अलावा जो अवार्ड्स दिए जाते हैं रिपब्लिक डे के दिन या अनाउंस किए जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मेनली यही 3-4 इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो इनको हम कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले चीफ गेस्ट की बात करें तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो हमारे चीफ गेस्ट है, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, ये हमारे चीफ गेस्ट थे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुई थी उसके अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो भी इंडोनेशिया के थे। यानी कि जो हमारी फर्स्ट पहला जो गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हुआ था उसके अंदर प्रेसिडेंट सुकार्नो, उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर लीडर थे अलॉन्ग साइड जवाहरलाल नेहरू और सुकार्नो, ये एशियन रीजन में काफ़ी पॉपुलर लीडर उस समय हुआ करते थे। तो सुकार्नो जो है फर्स्ट रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के दौरान हमारे चीफ गेस्ट थे। और इस साल अगेन 2025 के अंदर जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वही हमारे चीफ गेस्ट हैं। इसके अलावा जो रिपब्लिक डे की परेड थी उसके अंदर 352 मेंबर मार्चिंग एंड बैंड कंटिजेंट फ्रॉम इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया से भी एक कंटिजेंट जो था उन्होंने वहाँ पे मार्च किया था। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ ही साथ। जैसे एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट था कि अडॉप्ट किस दिन हुआ और इफेक्ट में कब आया, ये दोनों अलग अलग डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। चीफ गेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका थीम, थीम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थीम ऑफ द 2025 रिपब्लिक डे, तो ये क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये आपका थीम था। ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारा 2025 का गणतंत्र दिवस था इसमें थीम क्या था। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये हमारा थीम था। इसके अलावा 16 स्टेट और यूटी से 15 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्लेड देयर टैब्लू। टैब्लू का मतलब क्या है, जो झांकियाँ निकलती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 16 राज्य या यूटी और 15 मंत्रालय और विभागों की जो झांकी है वो निकाली गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम
ट्राई सर्विसेज टैब्लू डिस्प्लेड विद द थीम सशक्त और सुरक्षित भारत। जितने भी हमारे गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन हुए हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी मिलिट्री सर्विसेज होती हैं, आपकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब की अलग-अलग झाँकियाँ होती हैं। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक झाँकी के अंदर ही, एक टैब्लो के अंदर ही जो हमारी तीनों सेनाएँ हैं, उनको वहाँ पे कंबाइंड किया गया हो। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा किया गया और इसकी झाँकी का जो थीम था, वो था सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है? थीम क्या था? सशक्त और सुरक्षित भारत। ये हमारा बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। ये ट्राई सर्विसेज टैब्लो जो है, इसकी पहली बार झाँकी जो निकली, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के अंदर, ये झाँकी जो है पहली बार गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टैब्लो होती हैं जो जनरली न्यूज़ में रहती हैं, तो उसको कवर कर लेना चाहिए, तो ये हम कवर कर रहे हैं 1-2 टैब्लो इसी तरह से। पहला है डीआरडीओ का टैब्लो। डीआरडीओ का जो टैब्लो था, उसके अंदर जो रक्षा कवच था, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है? रक्षा कवच मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स। यानी कि इसको आप बोल सकते हो कि अ, बहुक्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा। इस थीम पे ये आधारित था और ये हमारे जो डीआरडीओ के इनोवेशंस हैं, कटिंग एज इनोवेशंस है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इसको वहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा आर्मी मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम नोन एज द डेयर डेविल्स, यानी कि आर वो देखा होगा आपने गणतंत्र दिवस पे बहुत सारी मोटरसाइकिल के ऊपर एक चढ़े चढ़ के रहते हैं, तो जो टीम होती है उनका, एक टीम थी डेयर डेविल्स। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर्म्यूला टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड, और इसकी जो हाइट थी वो थी 20.4 फीट टॉल ऑन मूविंग मोटरसाइकिल। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, ये भी गणतंत्र दिवस के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा प्राइज़ मिलते हैं झाँकियों को, जो आपकी टैब्लोज़ होती हैं, जो झाँकियाँ होती हैं, उनको प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार 2 तरह से प्राइज़ दिए गए, एक तो नॉर्मल जो मिनिस्ट्री आपकी चूज़ करती है उससे, और एक था पीपल चॉइस। पीपल चॉइस यानी कि लोगों ने वोट करके गया था। तो जो लोगों का वोट करके, मेरे अकॉर्डिंग वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो एक्चुअल में जो प्राइज़ मिले हैं वो आप एक बार याद रख सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो फर्स्ट मिला है उसको आप याद रख लो, सेकंड और थर्ड को आप इग्नोर कर सकते हो। तो जो फर्स्ट मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश को। जैसे कि आपको पता है महाकुंभ अभी चल रहा है, तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम थी। तो महाकुंभ 2025 के ऊपर ये झांकी बेस थी, तो इसको जो है फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पे मिला है। सेकंड प्राइज़ जो है त्रिपुरा को, और थर्ड जो है आंध्र प्रदेश को मिला है। क्या थीम थी उसको आप रीड कर सकते हो, बाकी जैसे मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वाला है वो जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी टू गेट मेमोरियल एट दिल्ली राजघाट कॉम्प्लेक्स। आपको पता है जो राजघाट है वो क्या है, दिल्ली के अंदर एक प्लेस है जहाँ पे महात्मा गांधी के नाम पे उसको बनाया गया है। तो राजघाट का जो परिसर है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो प्रणब मुखर्जी हैं, जिनको अ, भारत रत्न भी दिया गया था, उनका मेमोरियल यहाँ पे बनाया जाएगा। प्रणब मुखर्जी सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2017, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे थे। 2019 के अंदर इनको भारत रत्न से का अवार्ड जो है मिला दिया गया था। भारत रत्न क्या है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। देखो 2 तरह के सम्मान होते हैं। एक सिविलियन होते हैं और एक आर्मी पीपल के लिए होते हैं। जो आर्म फोर्सेस में लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। तो सिविलियन के रूप में भारत रत्न जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तो वो इनको दिया गया था 2019 के अंदर। इसके अलावा 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी 84 ईयर्स की एज में। जो प्रणब मुखर्जी हैं उनकी कुछ बुक्स भी हैं, बुक्स के नेम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इतना डिटेल में आपको कवर नहीं करना, लेकिन कई बार बुक्स का टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रहती हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई ऐसी बुक है जो काफ़ी न्यूज़ में है या काफ़ी फेमस है, तो उसको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो एक इनकी बुक है बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1984 में इन्होंने पब्लिश की थी। ये आप देख सकते हो। इसको अलावा एक और बुक है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, 1993 में इसको पब्लिश किया गया था। तो इन दोनों बुक्स का नाम भी आप याद रख सकते हो, ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है आपका मराठी लैंग्वेज ऑफिशियली ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस। आपको पता होगा कुछ महीने पहले भी इस न्यूज़ को हमने कवर किया था कि जो मराठी के साथ साथ कुछ और भाषाएं थी, उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। अब इसको ऑफिशियली ये स्टेटस जो है ग्रांट कर दिया गया है। Although the Union Cabinet accorded classical language status to Marathi alongside Assamese, Bengali, Pali and Prakrit on October 3rd, 3 अक्टूबर को इन सभी लैंग्वेज को, ये 5 लैंग्वेज है, मराठी, असमीज़,
बंगाली, पाली और प्राकृत, इनको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था लास्ट ईयर। लेकिन अब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैड नॉट बीन इशूड एट दिस रिगार्ड, यानी कि उस समय 3 अक्टूबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया था। अब जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आ गया है। द टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया 11, अब 11 जो है क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी हैं। कुछ बेसिक स्टैटिक के रूप में आप इसको याद रख सकते हो। तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। संस्कृत को उसके बाद 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ा को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 150 50th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या? बेसिकली सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट हम किसको बोलते हैं? बेसिकली आप मान लो साउथ एशिया। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? इंडिया और बेसिकली इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे जो है आपके सब कॉन्टिनेंट का रीजन होता है। तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के रीजन के अंदर जो आपके वेदर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कोई नेचुरल क्लाइमिटी आने वाली है, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करने का और लोगों को बिफोर हैंड इन्फॉर्म करने का काम जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है कि कोई सुनामी आने वाली है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने वाली है। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, इज़ कंप्लीटिंग 150 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑन 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 को इसका 150वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च मिशन मौसम, इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया मिशन मौसम, और इसका गोल क्या है? मेकिंग आवर कंट्री अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। इसका लक्ष्य जो है हमारे देश को अ, मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाने के इसका लक्ष्य है। द मिशन एम टू अचीव दिस बाय डेवलपिंग कटिंग एज वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम, इम्प्लीमेंटिंग हाई रेजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स एंड सैटेलाइट्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू हम मिशन मौसम प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनेंगे। ये जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये मिशन मौसम लॉन्च किया गया। तो मिशन मौसम किससे रिलेटेड है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है इंडिया डेवलप वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। अब देखो ट्रेन जो होती है उसको चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। अगर आप थोड़े पुराने टाइम में जाओगे, जब स्टार्टिंग में ट्रेन बनना स्टार्ट हुई, तो उस समय जो है थे भाप के इंजन होते थे, यानी स्टीम इंजन होते थे। उसमें कोयला जलाया जाता था। कोयला से जो एक तरह से हीट जनरेट होती थी, उसको यूज़ करके ट्रेन को चलाया जाता था। उसके बाद फिर डीज़ल इंजन आए। डीज़ल इंजन में क्या है, जिस तरह से डीज़ल की गाड़ियाँ होती हैं, उस तरह से डीज़ल इंजन होते हैं, वो आपकी ट्रेन को खींचते हैं। फिर ट्रेन जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लग गई। अब जो है और टेक्नोलॉजीज़ को इमर्ज किया जा रहा है, जिससे जिससे हम ट्रेन को चला सकते हैं। जैसे इशू क्या होता है कि कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना या इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई रखना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कोई हिली रीजन है, या मान लो लद्दाख लद्दाख का रीजन है, वहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई पहुँचाना थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अगर हम कोई ऐसा मेथड यूज़ करें जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ना बिछानी पड़े, हम सिर्फ ट्रैक बिछाएं और उसके ऊपर ट्रेन चला सकें, तो हाइड्रोजन जो है उसमें यूज़फुल हो सकता है। हाइड्रोजन में जैसे आपको पता है हाइड्रोजन एक फ्यूल है। इसको हम उसमें फिल करेंगे, जैसे कार्स में हम पेट्रोल फ्यूल करते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन को हम फिल करेंगे और उससे हम ट्रेन को चला सकते हैं। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसको बनाया था। ऑलरेडी इसको कई जगह पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको यूज़ भी किया जा रहा है, लेकिन अब इंडिया ने इस तरह के इंजन जो है वो बना लिए हैं। इट विल अंडरगो इट्स फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द जिंद सोनीपत सोनीपत रूट इन हरियाणा। हरियाणा का जो जिंद सोनीपत रूट है उस पे इसका सबसे पहले ट्रायल किया जाएगा। द इंजन हैज़ बीन मेड बाय इंडियन रेलवेज यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो टेक्नोलॉजी कोई बाहर से इंपोर्ट हमने नहीं किया, हमने इसको खुद डेवलप किया है। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 1200 हॉर्स पावर। इसकी कैपेसिटी क्या है? 1200 हॉर्स पावर जो है इसकी कैपेसिटी है। अभी के लिए बात करें तो 4 कंट्रीज़ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड चाइना। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इन द वर्ल्ड हैव हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स प्रोड्यूसिंग बिटवीन 500 टू 600 हॉर्स पावर। लेकिन यहाँ पे
हम इंडिया के लिए अचीवमेंट क्या है कि जो बाहर ये ऐसे ट्रेन चल रहे हैं जो ये 4 देशों के अंदर, उसकी जो कैपेसिटी है वो 500 टू 600 हॉर्स पावर है। जो हमने ये ट्रेन डेवलप कर रहे हैं या डेवलप करना, जो हम इसका ट्रायल स्टार्ट करेंगे, उसकी कैपेसिटी जो है वो 1200 हॉर्स पावर की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन पावर्ड इंजन जो है, ट्रेन इंजन, वो इंडिया ने भी डेवलप कर लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी स्पेड एक्स मिशन। आपको न्यूज़ में भी काफ़ी था, तो इस होपफुली आपने इसके बारे में सुना होगा। स्पेड एक्स मिशन, इंडिया बिकम फोर्थ नेशन टू अचीव सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग ऑफ टू सैटेलाइट। अब स्पेस डॉकिंग होता क्या है? देखो, जब भी हम स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में हमें कोई कोई एक तरह से बड़ा ऑब्जेक्ट हमें इसमें स्पेस में पहुंचाना है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आगे चल के इंडिया अगर इसरो अगर खुद का भी स्पेस स्टेशन बनाता है, तो स्पेस स्टेशन का साइज़ क्या हो, बहुत बड़ा होता है। उसको हम एक बार में अगर स्पेस में लेके जाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा स्पेस स्टेशन है जो हमें स्पेस में लेके जाना है। अब क्योंकि ये स्पेस स्टेशन काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो इसको हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस 4 टुकड़े में से हर टुकड़े को एक-एक करके स्पेस में ले जाएँगे। जैसे एक टुकड़ा ये हमारा हो गया, सबसे पहले हम इसको स्पेस में ले जाएँगे, फिर दूसरे टुकड़े को स्पेस में ले जाएँगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, और जब स्पेस में ये सारे टुकड़े पहुँच जाएँगे, ये सारे पार्ट्स पहुँच जाएँगे, हम स्पेस में इसको कंबाइंड करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है? स्पेस डॉकिंग ऑफ 2 सैटेलाइट। तो हमने ये जो काम है, ये हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अपने लास्ट मंथ भी इस न्यूज़ को मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स जो हैं, वो अंतरिक्ष की तरफ रवाना कर दिए हैं। अब वो दोनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं और उसको डॉक भी कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्स मिशन डॉकिंग ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल कंप्लीटेड ऑन 16th जनवरी। 16 जनवरी को ये डॉकिंग की का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे इंडिया 4th नेशन बना है, तो पहले 3 नेशन कौन से थे जिन्होंने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर किया हुआ है? तो वो आपको ध्यान रखना है। इंडिया के पहले यूएस, चाइना और रसिया, अमेरिका, चाइना और रूस, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं पहले इस टेक्नोलॉजी को एक तरह से मास्टर कर चुकी हैं। अब इंडिया भी 4th नेशन बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि स्पेस में जाके हम किसी 2 टुकड़े को जोड़ सकते हैं। डॉकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग 2 सेपरेट फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स। 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमें जॉइन करना है। इसरो स्टार्टेड द मिशन ऑन 30th दिसंबर, 30 दिसंबर को ये मिशन स्टार्ट किया गया था विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द स्पेस spacecraft using Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C60 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको याद रखनी है। कौन कौन सी कंट्रीज़ इंडिया का पहले पहुंचा चुकी हैं, ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएस, चाइना और रसिया, इनके पास पहले से स्पेस टॉकिंग टेक्नोलॉजी है। इंडिया जो है 4th नेशन यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंदौर एंड उदयपुर ज्वाइन लिस्ट ऑफ वेटलैंड एग्रीडिएटेड सिटीज़। इसका मतलब क्या है, इंदौर और उदयपुर को एक तरह से आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये आपको मेन याद रखना है। अब देखो, वेटलैंड आपने साइट सुनी होंगी, लेकिन वेटलैंड्स जो है सिटीज़ भी होती हैं इंडिया में। अभी तक किसी सिटी को ये दर्जा मिला नहीं था, लेकिन अब इंदौर और उदयपुर को ये दर्जा दे दिया गया है कि इंदौर और उदयपुर जो है वो आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर हैं, यानी कि वेटलैंड एक्रीडिएटेड सिटीज़ हैं। उदयपुर जो है आपका ये राजस्थान के अंदर है, और इंदौर जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। हैव बिकम इंडिया फर्स्ट 2 सिटीज़ टू रिसीव इंटरनेशनल एक्रीडिएशन एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर आपने साइट्स का नाम सुना होगा, लेकिन अब 2 सिटीज़ जो हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। टोटल यहाँ पे 31 न्यू सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 2 हमारी इंडिया से हैं, और टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर अब 74 ऐसी सिटीज़ हो चुकी हैं। द स्कीम एम टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ अर्बन एंड पेरी-अर्बन वेटलैंड्स एज वेल एज द सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द लोकल पॉपुलेशन। यानी कि जब किसी शहर को एक तरह से हम वेटलैंड की श्रेणी में रखते हैं, तो वहाँ का जो कंजर्वेशन है, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, कैबिनेट अप्रूव्स सेटिंग अप
ऑफ एट्थ पे कमीशन। कैबिनेट ने जो एट्थ पे कमीशन है उसको मंजूरी दे दी है। अब देखो, पे कमीशन होता किसके लिए है? तो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, इसके अलावा जो पेंशनर्स होते हैं, पेंशनर्स का मतलब जिनको पेंशन मिल दी जाती है जो रिटायर हो चुके हैं, उन सभी के लिए लागू होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए पे कमीशन नहीं आता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए आता है। लेकिन जैसे ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे लागू होता है, धीरे-धीरे करके बाकी स्टेट्स में भी उनके जो सैलरीज़ हैं, उनके ऊपर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। So, the central government will set up a committee for the implementation of the eighth pay commission for government employees and pensioners, potentially benefiting million of individuals। यानी कि मिलियंस ऑफ, कई लाख जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। इसके पहले सेवन्थ पे कमीशन था जो इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 2016 को, और ये कंक्लूड होता 31 दिसंबर 2025 को। इसके बाद से हमारा जो एट्थ पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसके अंदर जो सैलरीज़ वगैरह हैं उसकी इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारी सारी नेशनल न्यूज़ थी। अब हम आ जाएँगे अपने इंटरनेशनल न्यूज़ पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी खबरें हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया चाइना अग्रीज ऑन कैलाश मानसरोवर यात्रा रिजम्पशन, डायरेक्ट फ्लाइट्स रिवर डेटा शेयरिंग। यानी कि आपको पता है इंडिया चाइना के बीच में जब से जो लद्दाख वाला स्टैंड ऑफ हुआ है उसके बाद से जो रिलेशंस थे वो धीरे-धीरे ख़राब ही हो रहे थे। अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट आनी इसमें स्टार्ट हुई है, और जो टॉक्स हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तो नई-नई डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी के बीच में इंडिया और चाइना ने अग्री कर लिया है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। और रिवर डेटा शेयरिंग, आपको पता होगा चाइना में से बहुत सारी नदियाँ जो है चाइना से स्टार्ट होती है और इंडिया में फिर आती हैं। तो उसका जो डेटा है, कब पानी वहाँ पे ज़्यादा रिलीज़ किया जाएगा चाइना की ओर से, कब पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, कम होगा, ये सारा जो डेटा है वो भी शेयर किया जाएगा। ये सारी डेवलपमेंट हुई कहाँ है? तो हमारी 6th ब्रिक्स की जो मीटिंग चल रही थी कज़ान के अंदर, कज़ान कहाँ पे आपका, रसिया के अंदर, वहाँ पे आपकी 16th ब्रिक्स का समिट हुआ है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो चाइना के जो लीडर है शी जिनपिंग, उनके बीच में ये मीटिंग हुई है, उसके दौरान ये सारी डेवलपमेंट सामने आई हैं। 3 months after the negotiating an end to the military standoff at the line of actual control (LAC), India and China agreed to concrete measures to resume the direct flights, visas, number of exchange एंड द मानसरोवर यात्रा फॉर पिलग्रिम्स दिस समर। ये सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से स्टार्ट की जाएंगी। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूज़ तो नहीं कि आपके एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन बेसिक अपडेट्स आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका, ब्राज़ील अनाउंस इंडोनेशिया एज द न्यू फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स आपको पता है, ब्रिक्स जो है ब्रिक्स प्लस बन चुका है, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं ऐड की जा रही हैं। तो जो न्यू एंड सबसे जो रिसेंट एंट्री है वो इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया को एज अ फुल मेंबर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ब्राज़ील होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2025। 2025 के अंदर जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास है, और ब्राज़ील ने इसी का यूज़ करते हुए जो इंडोनेशिया है उसको यहाँ पे ऐड किया है। अलाउसाइड इंडोनेशिया द ब्लॉक ऑल्सो इंक्लूड्स इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अब ब्रिक्स के मेंबर्स को अगर ध्यान देखो तो ये 5 ब्रिक्स के मेंबर तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ये सारे मेंबर्स और इसमें ऐड हो गए हैं। इंडोनेशिया अभी-अभी ऐड हुआ है। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब भी ब्रिक्स के अंदर ऐड हुए हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपनी पार्टी के लीडर से रेजिग्नेशन दे दिया है, और अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से भी हट जाएंगे। जब तक नया लीडर अपॉइंट नहीं होता तब तक ये प्राइम मिनिस्टर है। जैसे ही नया लीडर अपॉइंट होगा इनकी पार्टी के अंदर, इनको भी हटा दिया जाएगा। तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस हिज रेजिग्नेशन एज द लीडर ऑफ रूलिंग लिबरल पार्टी। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस हिज रेजिग्नेशन इन द फेस ऑफ राइजिंग डिसकंटेंट ओवर द हिज लीडरशिप। यानी कि जो इनकी पार्टी के लीडर्स थे वो ही इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो जो इश्यूज़ है उनको ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे, तो उस सबको देखते हुए इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया है। और इसके कारण जो 9 ईयर का स्ट्रेच एज अ लीडर था वो इनका एंड हो जाएगा, और ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक जो लिबरल पार्टी है इनकी पार्टी वो कोई नया लीडर ना ढूंढ ले। जब नया लीडर बन जाएगा तो इनको हटा के उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और ये सारा चीज़ें जो होंगी वो 24 मार्च तक होने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी,
यूएसए के अंदर ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने कई सारे डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, वो सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प टेक्स ओथ एज़ द 47th प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और जेडी वेंस जो है 50th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। यूएस यूएस चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स एडमिनिस्ट्रेड द ओथ, इन्होंने ओथ दी है। इसके अलावा जो इनकी ओथ की सेरेमनी थी उसको इंडिया की तरफ से एस जयशंकर ने, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको अटेंड किया है। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं, वो कुछ ऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे टर्म्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉइंग यूएस फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे यूएस को डोनाल्ड ट्रम्प ने विड्रॉ कर दिया है। अब क्योंकि जो डब्ल्यूएचओ है इसकी सबसे बड़ी फंडिंग जो है वो यूएसए की तरफ से जाती थी, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो डब्ल्यूएचओ उसकी वर्किंग जो है उसमें काफ़ी रुकावटें आनी शुरू हो सकती हैं। इसका रीज़न क्या बताया इन्होंने? इसका रीज़न इन्होंने ये दिया कि कोविड-19 को डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी मिसमैनेज किया था। चाइना से जो न्यूज़ आती थी उसको ट्रांसपेरेंसी उसमें रखी नहीं डब्ल्यूएचओ ने, तो ये सारी चीज़ों को बोलते हुए इन्होंने बोला कि हम जो है यूनाइटेड स्टेट्स को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकाल रहे हैं। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन कंट्री टू अ नॉन सिटीजन पेरेंट्स, यानी कि यूएसए में के अंदर एक लॉ है कि यूएस की धरती पे जिस भी बच्चे का जन्म होता है, उसके माता-पिता यूएस के सिटीज़न है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बच्चा ऑटोमैटिकली यूएसए का सिटीज़न हो बन जाएगा। अब इसमें इश्यू क्या होता है कि कुछ लोग इल्लीगली यूएसए के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पहुँच के इन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। अब ये बच्चा तो हो गया यूएस का सिटीज़न, तो अब ये यूएस के कोर्ट में जाएँगे और बोलेंगे देखो भई ये बच्चा है, ये यूएसए का सिटीज़न है, अब इसके बच्चे का ध्यान भी रखना है, तो हम इनके पेरेंट्स हैं बच्चे के, तो हमें भी यूएस में रहना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या था कि जो लोग इल्लीगली यूएसए के अंदर आए हैं, वो भी इस लॉ का यूज़ करके यूएसए के अंदर परमानेंटली रुक जाते थे। अब इन्होंने ये लॉ पास किया है कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर कोई बच्चा है, उसका एक पेरेंट तो कम से कम सिटीज़न होना चाहिए, जो भी उनकी फ़ॉर्मेलिटी है वो इल्लीगल सिटीज़न वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। अब इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो हालाँकि कोर्ट में हो सकता है इसको डिनाई कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ चिल्ड्रन जो है, इसको यहाँ पे एंड कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 50 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन स्विट्ज़रलैंड। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज़ सच तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ में रहती है चीज़ें, तो इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 20 से लेकर 24 जनवरी के बीच में हुआ है डावोस, ये सिटी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, हर साल यहीं पे होता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, यानी कि बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 5 दिन का ये इवेंट था। इसके अंदर क्या-क्या डिस्कस किया गया है? इंडियाज़ मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन विल बी हाइलाइटेड। इंडिया जो है अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पे प्रेज़ेंट करेगा। इसके अलावा ये सारे डेलीगेशन जो है इंडिया की तरफ से जाएँगे। इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका डब्ल्यूईएफ, ठीक है? डब्ल्यूईएफ क्रिस्टल अवार्ड्स ऑनर्ड बेकम, फर्स्टनबर्ग फर्स्टनबर्ग, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, यामामोटो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे इन तीनों को ये प्राइज़ दिया गया है। नाम आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो अवार्ड आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन जनरली जो क्रिस्टल अवार्ड है, उसको इतना ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि लेकिन फिर भी इसको हम कवर कर रहे हैं। हो सकता है आ जाए, ज़्यादा चांसेस नहीं है। पहला व्यक्ति है यहाँ पे रिएन यामामोटो। ये जो है 2024 के पुलित्ज़र प्राइज़ प्राइज़ लॉरिएट है, इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। इनको दिया गया है। इसके अलावा डायना वॉन फर्स्टनबर्ग, इनको दिया, ये फैशन डिज़ाइनर है। इसके अलावा डेविड बेकहम, ये आपको पता ही है, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं और फेमस फुटबॉलर भी हैं। इनको ये क्रिस्टल अवार्ड जो हैं दिए गए हैं। द विनर विल बी ऑनर्ड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 इन दावोस, स्विट्जरलैंड। ये आपको जो मैंने बताया ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो मीटिंग हुई, यहाँ पे ही इनको ये अवार्ड जो है क्रिस्टल अवार्ड दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी
चाइना अनवील्स वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। चाइना ने जो दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है उसका प्रोटोटाइप जो है दुनिया के सामने रखा है। चाइना हैज़ अनवील्ड CR450, a next generation high speed train prototype capable of reaching speed of 450 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है और ये इसको फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड बनाता है। दिस टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन surpasses the CR400 fixing train and currently operating 350 किलोमीटर पर आवर। अभी के लिए जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो CR400 है, जो कि 350 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। उसको उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने CR450 बनाया है, जो कि अभी प्रोटोटाइप है, जो कि 450 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। इसके अलावा ये काफ़ी न्यूज़ में था, डीप सीक एआई चैटबॉट आपने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी ये रहा है। चाइनीज़ टेक स्टार्टअप डीप सीक new artificial intelligence chatbot has sparked discussion about the competition between China and USA in AI development, with many users moving to test this rival of OpenAI ChatGPT। आपको पता है OpenAI जो है, AI जो है, वो यूएस की कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है ChatGPT, जो कि एक तरह से आपका एआई चैटबॉट है। उसी तरह से डीप सीक कंपनी का जो ये चैटबॉट है, वो भी मार्केट में है और बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जो डीप सीक है, वो ChatGPT से बेहतर है। अब जो चैट जीपीटी है उसमें बताया गया था कि बहुत ही ज़्यादा पैसे इसमें खर्च होते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप इसमें चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जो डीप सीक है ये काफ़ी कम पैसों में, एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी ओपन एआई के जो सॉफ्टवेयर है उसके मुकाबले काफ़ी कम पैसों में इसको बना दिया गया। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी में ये सारी चीज़ें आई कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है यूएस की, बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन लेके बैठी हैं, इतनी वैल्यूएशन ये डिजर्व नहीं करती हैं। अब जनरेटिव एआई क्या है, चैटबॉट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जनरेटिव एआई, जिसको जेन एआई भी बोलते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ एआई दैट कैन क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटा। ये अलग अलग डेटा बना सकते हैं। क्या क्या क्रिएट कर सकती हैं? इमेजेस क्रिएट कर सकती हैं, वीडियोज़ क्रिएट कर सकती हैं, ऑडियो, टेक्स्ट, 3D मॉडल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं जनरेटिव एआई, जेन एआई से बनाई जा सकती हैं। चैटबॉट्स क्या होते हैं? चैटबॉट्स जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं डिज़ाइन टू सिमुलेट कन्वर्सेशन विद अ ह्यूमन यूजर्स। जिस तरह से आप किसी इंसान से बात करते हो, उसी तरह से चैटबॉट से भी आप बात कर सकते हो, यूजुअली थ्रू अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। और जो इंटरफेस होता है वो जनरली टेक्स्ट बेस्ड होता है। आप टाइप करोगे और आपको ह्यूमन की तरह से सामने से रिप्लाई मिलेगा, लाइक अ मैसेजिंग ऐप और वेबसाइट। तो ये आपकी सारी इंटरनेशनल न्यूज़ थी। अब हम न्यूज़ कवर करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स में आपका फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो लद्दाख में कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर जो वेरियस इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये KIWG क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। दो फेज़ में ये करवाया गया था। फर्स्ट फेज़ के अंदर आपका आइस हॉकी, आइस स्केटिंग जो है ये हुआ था 23 से लेकर 27 तक, और जो सेकंड फेज़ था इसमें अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्काई माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग, ये सारी चीज़ें हुई थी 22 से लेकर 25 के बीच में। फर्स्ट फेज़ जो आपका लद्दाख में हुआ था, और जो तमिलनाडु है, यहाँ पे इस जो स्केटिंग है इसके अंदर इन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर हासिल किया। इसके बाद जो आर्मी है वो आइस हॉकी के अंदर इन्होंने जीता, आइस हॉकी का कंपटीशन। इसके अलावा इंडियन आर्मी वॉन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स लास्ट ईयर आफ्टर विनिंग 10 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। लास्ट ईयर भी जो है आर्मी ने इस गेम्स को जीता था। द फर्स्ट थ्री एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स वर होस्टेड एंड वन बाय जम्मू कश्मीर इन 2022, 2021 एंड 2023। जो पहले तीन एडिशन थे वो जम्मू कश्मीर ने जीते थे। अब देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है, अब क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जो आईसीसी अवार्ड्स हैं इनको आप याद रख सकते हो कि आईसीसी ने अपने 2024 के अवार्ड्स जो हैं अनाउंस कर दिए हैं। कौन कौन से अवार्ड्स हैं? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, वुमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला ओमरजई, अफगानिस्तान के हैं ये। आईसीसी मैन T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, वुमेंस कैटेगरी के अंदर अमीलिया के, न्यूजीलैंड की हैं। अंपायर के लिए, अंपायर वगैरह ये सब एक बार रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये आप लास्ट वाला याद रख सकते हो। सर ग्रेफिल्ड सॉबर्स ट्रॉफी जो है आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी
कर्नाटका क्लिंच विजय हजारे ट्रॉफी रिकॉर्ड फिफ्थ टाइम। कर्नाटका ने पांचवी बार विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसको जीत लिया। कर्नाटका एंडेड 5 ईयर टाइटल ड्रॉट एज दे डिफीटेड विदर्भ बाय 36 रन टू क्लेम रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग फिफ्थ विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल आफ्टर द टाइटल 2025 एडिशन। यानी कि विदर्भ को हरा के कर्नाटका ने जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसको जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ऑस्ट्रेलिया क्लिंचेस आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी। जो आईसीसी की वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। ऑस्ट्रेलिया हैव नाउ won all three editions of championship which was instituted in 2014। यानी कि 2014 के बाद से जितने भी आपके आईसीसी चैंपियनशिप वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है वो तीनों एडिशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। तो ये आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, आर वैशाली विंस ब्रॉन्ज एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। जो आर वैशाली है उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप में। इसके अलावा जो जू वेंजुन वेंजुन है, ठीक है, जू वेंजुन, इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पे जीता। नेक्स्ट है आपका मैग्नस कार्लसन एंड इयान नेपोन मियाचिची, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, शेयर वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। यानी कि इन्होंने ड्रॉ यहाँ पे खेला है, इन्होंने ये जो टाइटल है वो शेयर किया है। तो ये पहली बार हुआ हिस्ट्री में जब टू प्लेयर्स हैव शेयर द वर्ल्ड ब्लिट्स टाइटल। पर हमेशा जो विनर है वो डिसाइड होता था, लेकिन इस बार इन्होंने ये ड्रॉ पे इसको कंक्लूड कर दिया है। इंडिया टू होस्ट फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025। इंडिया जो है 2025 का फीडे चेस वर्ल्ड कप जो है होस्ट करने वाला है। इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस फीडे वर्ल्ड कप चेस टूर्नामेंट। इट विल बी फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 27 नवंबर। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में होगा। इसके पहले जो इंडिया ने जब इसको होस्ट किया था तो 2002 में इसको होस्ट किया था हैदराबाद के अंदर। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद हैड वॉन द दैट इवेंट, ठीक है, विश्वनाथन आनंद ने उस इवेंट को जीता था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन से, टेनिस का टूर्नामेंट है ये। जेनिक सिनर एंड मेडिसन ने जो मेन टाइटल्स है, की टाइटल्स है, उसको जीता है सिंगल्स के अंदर। सिंगल्स आपके की टाइटल्स होते हैं। जेनिक सिनर फ्रॉम इटली वॉन द सेकंड हिज सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप। इन्होंने डिफीट किया है नंबर 2 अलेक्जेंडर जोरेव, इनको इन्होंने हराया है। इसके अलावा जेनिक सिनर जो है वो कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द नंबर 1 स्पॉट इन द लेटेस्ट एटीपी रैंकिंग। जो मेडिसन है इज द की ऑफ यूएसए विन वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम क्राउन। जो मेडिसन मेडिसन है उनका पहला ग्रैंड स्लैम क्राउन है, इन्होंने इसको जीता है। और टू टाइम डिफेंडिंग चैंपियन आरेना सबलेंका, इनको इन्होंने हराया है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और आप इसमें ऐड कर सकते हो, नोवाक जोकोविच एडेड येट अनदर रिकॉर्ड ऑफ हिज लेंथी लिस्ट बाय रीचिंग 430 एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। यानी कि जो नोवाक जोकोविच है उन्होंने 430 मैच जो हैं वो खेल चुके हैं, जो ये आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके अंदर। तो ये हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप मेन जो विनर्स हैं उसके नाम ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन ओपन 2025। पेरिस 2024 ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सलेशन, इन्होंने जो है डेनमार्क डेनमार्क एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सेयोंग रजिस्टर्ड थंपिंग विक्ट्री टू क्लिंच मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल्स रिस्पेक्टिवली एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन न्यू दिल्ली। तो इन्होंने ये जीता है। और किसने जीता है, एक है आपके विक्टर एक्सलेशन एक्सलेशन, ये डेनमार्क के हैं। और रिपब्लिक और कोरिया के हैं से युआंग, से एन एन से यंग, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी, ये आपको याद में रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो मेन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी मैचेस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका ओडिशा वॉरियर्स क्राउंड इनॉग्रल चैंपियंस ऑफ वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025। जैसे आपको पता है वुमेन हॉकी इंडिया लीग जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो ओडिशा वॉरियर ने इसका फर्स्ट खिताब जो है वो जीत लिया है। तो ये आपको याद रखना है। बस विनर का नाम याद रख लो, बाकी और ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका खो खो वर्ल्ड कप 2025। इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन टीम्स लिफ्ट ट्रॉफी। तो खो खो
वर्ल्ड कप जो है 2025 का, जो कि इनॉग्रल वर्ल्ड कप था, पहला वर्ल्ड कप था, इसमें इंडिया की टीम ने दोनों टाइटल जीत लिए, मैन का टाइटल भी जीत लिया और वुमेन का टाइटल भी जीत लिया। बाकी डिटेल्स यहाँ पे रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आपकी ये हेडलाइन है कि इंडिया ने मैन और वुमेन दोनों का टाइटल जो है खो खो वर्ल्ड कप में जीत लिया है। नेक्स्ट है आपका बीसीसीआई विल हैव न्यू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। जैसे आपको पता है, जैसा जो है वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, आईसीसी में जा चुके हैं। तो उसके बाद जो है, जो उनकी पोस्ट खाली हुई थी और एक दो और अपॉइंटमेंट जो है बीसीसीआई के अंदर हुई हैं, तो वो आपको याद रखनी है। देवाजीत सेकिया, अ फॉर्मर असम क्रिकेटर, इज सेट टू बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी जो है देवाजीत सेकिया को बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रभ प्रभतेज सिंह भाटिया फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ विल टेक ओवर एज द न्यू ट्रेजरर। ठीक है, प्रभतेज सिंह को नया ट्रेजरर जो है बीसीसीआई का बनाया जा रहा है। ये हो गए सारे आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। अब हम कवर करेंगे जो अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है उसको। देखो, सबसे पहले तो आपका पद्मा अवार्ड है। पद्मा अवार्ड कौन कौन से होते हैं? तो तीन आपके पद्मा अवार्ड्स होते हैं। पद्म विभूषण, ये सबसे ऊपर है, हाईएस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका पद्म भूषण, और थर्ड नंबर पे आता है पद्मश्री। अब देखो, जैसे जैसे आप इस ऑर्डर में जाओगे ना, पद्मश्री तो बहुत सारे लोगों को मिलेगा, इसी तरह से पद्म भूषण भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा। तो इसमें हम सबके नाम यहाँ पे याद नहीं रख पाएंगे, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी पद्म भूषण जिन जिन को मिला वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो देखो, 7 पद्म विभूषण इस बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। अब ये 113 या 19 नाम, ये इतना याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन 113 नाम याद कैसे रखोगे? तो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। 23 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन। 23 जिनको अवार्ड मिला उनमें से 23 महिलाएं हैं। 10 पर्सन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, इस कैटेगरी के लोग जो हैं 10 हैं। और 13 लोगों को मरणोपरांत, यानी कि पोस्ट ह्यूमस ह्यूमस इनको अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करें तो किन किन लोगों को मिला है? फॉर्मर चीफ जस्टिस और इंडिया रिटायर्ड जगदीश सिंह खेर, यानी कि जेएस खेर, इनको ये अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण। इसके अलावा मेडिकल की फील्ड में डी नागेश्वरा रेड्डी, ये है गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट, जो भी है, इनको ये अवार्ड दिया है, ये मेडिकल के फील्ड में इनको मिला है। कथक डांसर कुमुदनी रजनीकांत लेखिया, इनको मिला है। इसके अलावा वॉयलिनिस्ट, वॉयलिनिस्ट क्या होता है? एक तरह से वॉयलिन जो होता है उसको बजाने बजाने का काम करते हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है। इसके अलावा आइकॉनिक राइटर एम टी वासुदेव नारायण, पोस्ट फेमसली इनको मिला है। जापान सुजुकी मोटर लीडर ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी, इनको भी पोस्टह्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है। भोजपुरी एंड मैथिली सिंगर शारदा सिन्हा, इनको भी पोस्टह्यूमसली इनका इनकी मृत्यु भी इसी साल हुई है, तो ये आपका पर्सनैलिटीज़ में भी इनका नाम आ सकता है, तो इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब जो पद्म भूषण है ऐसे तो 19 लोगों को मिला है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय, पोस्टह्यूमसली इनको मिला है। गज़ल सिंगर पंकज उदास, पोस्टह्यूमसली इनको भी दिया गया है। इसके अलावा फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी, इनको भी पोस्टह्यूमसली। फॉर्मर बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी, इनको भी पोस्टह्यूमसली इनको दिया गया है। फिल्म मेकर शेखर कपूर, इनको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग हॉकी प्लेयर पी आर श्रीजेश, एक्टर अनंतनाग, तमिल स्टार अजीत कुमार, असम फोक कल्चर एक्सपोनेंट जतिन गोस्वामी, इन सबको, ये जो मेन है, इनको पद्म भूषण दिया गया है। बाकी पद्मश्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। रविचंद्रन अश्विन, इनको मिला हाल ही में रिटायर हुए क्रिकेट क्रिकेट से ये। लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर आई एम विजयन, इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर हरविंदर सिंह, पैरा एथलेटिक्स कोच सत्यपाल सिंह, सिंगर अरिजीत सिंह, वेटरन एक्टर अशोक लक्ष्मण सरफ, सिंगर जसपिंदर नरोला, ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियन रिकी कैच, इनको मिला है। और राम मंदिर आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा, इन सब, ये जो है इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जो मैंने अब आपको बताया 113 लोगों को मिला है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रेसिडेंट मुर्मू टू कंफर्म नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो भी दिए गए हैं।
तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले खेल रत्न, कौन-कौन से अवार्ड्स यहाँ पे होते हैं? तो सबसे पहला अवार्ड होता है खेल रत्न का। ये क्या है? इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ये एनुअली दिया जाता है। और इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको द्वारा इसको दिया जाता है। खेल रत्न सेरेमनी टू बी हेल्ड ऑन 17th जनवरी एट राष्ट्रपति भवन। 17 जनवरी को ये सेरेमनी जो है इस साल की गई थी। किस-किस को ये मिला है? तो सबसे पहले मिला है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह क्या है? इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है, इनको मिला है। फिर मिला है मनु भाकर को। ये क्या आपको पता है, ओलंपिक के अंदर इन्होंने 2 मेडल जो है 2 ब्रॉन्ज़ मेडल इनको मिले थे, शूटर हैं। इसके अलावा डी गुकेश 18 साल के हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन ये बने हैं, इनको मिला है। और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को, इन चारों खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड जो है दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स होते हैं जो आप याद रख सकते हो। देखो, अर्जुन अवार्ड जो है ये मिले दिए जाते हैं, लेकिन अर्जुन अवार्ड जो है 32 लोगों को दिया गया है। अब 32 लोगों को ही नाम याद रखना उतना इम्पोर्टेंट हो सकता है आ जाए एग्जाम में, लेकिन आने के चांसेस कम है और 32 नाम याद रखना भी मुश्किल है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके अंदर बात करें तो सुचा सिंह एथलेटिक्स के अंदर इनको मिला है। मुरलीकांत राजाराम पेडकर ये पैरा स्विमिंग के अंदर, इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जिसको बोलते हैं अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये क्या है? कोचेस को मिलता है। जो प्लेयर्स होते हैं उनके कोचेस होते हैं उनको मिलता है। 2 कैटेगरी में होता है, एक रेगुलर कैटेगरी और दूसरा होता है लाइफ टाइम। रेगुलर कैटेगरी के अंदर ये 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। सुहास राणा पैरा शूटिंग के अंदर, दीपाली देशपांडे शूटिंग के अंदर और संदीप सांगवान हॉकी के अंदर। लाइफ टाइम के कैटेगरी के अंदर एस मुरलीधरन बैडमिंटन के अंदर और अरमांदो एंग्लो कोलाको अरमांडो एंग्लो कोलाडो, ये फुटबॉल के अंदर इनको दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार होता है, ये दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। तो ये सारे अवार्ड्स के अंदर ही इस मंथ थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन ये मेन मेन ही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर टू द 27 रेसिपिएंट। द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन भुवनेश्वर ओडिशा ऑन 10th जनवरी 2025। ये भी आपको याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को ये मनाया जाता है और इसके अंदर ये अवार्ड्स जो हैं दिए गए हैं। अब देखो, इसके अंदर अवार्ड का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किसको मिला किसको नहीं मिला, वो एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट है, जो बाइडन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिए हैं। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है यूएसए का हाईएस्ट ऑनर होता है। तो ये किस किस को दिया है इन्होंने? तो हिलरी क्लिंटन इनको दिया है, जॉर्ज सोरोस को दिया है, लियोनल मेसी को दिया है। तो ये सारी चीज़ ये आपको याद रखना है किन किन को ये दिया गया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 19 पब्लिक फिगर। 19 पब्लिक फिगर को ये दिया गया है इन द पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स मोर थ्रू द सेरेमनी एट द वाइट हाउस फॉर अवार्डिंग द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये इनको दिया गया है 19 लोगों को। जो इंपॉर्टेंट है कुछ वो आपके नाम याद रख सकते हो। द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इज द यूनाइटेड स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफन गिवन इन रिकग्निशन ऑफ अ बॉडी ऑफ वर्क ओवर द पर्सन लाइफ टाइम। एक व्यक्ति पूरे अपने लाइफ टाइम में जो कंट्रीब्यूशन करता है उसके लिए ये दिया जाता है। किन कौन कौन से इंपॉर्टेंट विनर्स हैं इसके अंदर? तो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन, फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर एरविन मैजिक जॉनसन एंड एक्टर माइकल जे फॉक्स, फुटबॉलर लियोनल मेसी। और एक दो नाम और यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये ऊपर के दो तीन नाम ही है, इसमें से आने के चांसेस हैं तो आएंगे, और बाकी डिटेल में आपको नहीं जाना। नेक्स्ट है आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। अब देखो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ना, ये आता तो हर साल है, लेकिन पहले इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे। अब इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लास्टली मैं देख रहा हूँ कि इससे अब बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है। फिर भी एक बार हम इसको रीड कर लेंगे। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 एट द बेवरली हिल्स। बेवरली हिल्स में ये आयोजित किया गया था। इसके अंदर जो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ होती है तो वो आने के चांसेस होते हैं। इंडिया से एक पायल कपाड़िया की एक क्रिएशन यहाँ पे गई थी, लेकिन उसको अवार्ड यहाँ पे कोई मिला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वो हमारे लिए। बाकी यहाँ पे विनर्स के नेम मेंशन किए हुए हैं, इसको एक बार रीड कर लेना आप। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया से अगर कोई जीतता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन पायल कपाड़िया की एक क्रिएशन यहाँ पे गई थी, लेकिन उसको कोई अवार्ड यहाँ पे नहीं मिला है।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, अनुजा नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी ऑफ ऑस्कर 2025। ऑस्कर 2025 के लिए ये जो मूवी है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर, इसको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। ये फ़िल्म जो है 2 सिस्टर्स यानी 2 बहनों के बारे में है, उस उनकी स्ट्रगल की स्टोरी है। इसको अगर इसको अवार्ड कोई मिलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा काफ़ी, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर भी आपको नाम याद रखना है, अनुजा को जो है बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रैंकिंग से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है इनॉग्रल फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक सेंस में हमारे इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो इसके अंदर बताया गया है। द रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय द नीति आयोग रिलीज्ड इन न्यू दिल्ली बाय द चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया एंड इन प्रेजेंस ऑफ सुमन बेरी, वाइस चांसलर ऑफ नीति आयोग, BVR सुब्रमण्यम, CEO ऑफ नीति आयोग। बेसिकली नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, और इसके अंदर टॉप किसने किया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ओडिशा ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आप देखोगे तो 4 कैटेगरीज़ के अंदर इसमें रखा गया है। एक अचीवर, फिर फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। इसके अंदर आप देख सकते हो नंबर 1 पे यहाँ पे ओडिशा पे रखा गया है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, इस तरह से ये सारे स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जो विनर है उसका नाम आपको याद रखना है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओडिशा जो है सबसे टॉप पर यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट है आपका, IIT कानपुर सेट रिकॉर्ड विद द 152 IPR फाइलिंग इन 2024। IIT कानपुर जो है वो IPR क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो 152 जो है इन्होंने फाइल किए हैं, और ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अभी तक इतने किसी ने भी फाइल नहीं किए थे। बस ये हेडलाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, डिटेल इसको चाहो तो रीड एक बार कर लेना। मेन आपका ये हेडलाइन काम में आएगी, क्योंकि आईआईटी से रिलेटेड जनरली देखा गया है कि आजकल ट्रेंड है कि जो आईआईटी से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आईआईटी कानपुर जो है उन्होंने 152 आईपीआर फाइलिंग्स की हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि इंडिया की जो मेट्रो है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर की हो चुकी है, और अब इंडिया की मेट्रो जो है थर्ड लार्जेस्ट हो चुकी है। फर्स्ट, पहले और दूसरे नंबर पे क्या कौन है? तो पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है यूएसए को भी सरपास कर देगा, और चाइना के बाद इंडिया की मेट्रो जो है सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो बन जाएगी। स्पेनिंग ओवर 1000 किलोमीटर अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 23 cities, इंडिया नाउ हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सरपास जापान। जापान को पीछे छोड़ते हुए हमने ये थर्ड पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, पहले नंबर पे आपका चाइना है और दूसरे नंबर पे यूएस है, तो ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू के रूप में इसको आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज ग्लोबल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये बेसिकली आपको याद रखना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है किसके द्वारा निकाली जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें जो आपके जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो इकोनॉमी है वो कितने रिस्क पे है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें एनालाइज की जाती हैं। रिवील्स एन इंक्रीजिंगली फ्रैक्चर्ड ग्लोबल लैंडस्केप वेयर द एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थ्रेटन स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। अब देखो, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी हो गए, स्टेट सर्विस कमीशन हो गए, तो उसमें आपका ये न्यूज़ आपको कहीं कोट करने में काम आ सकती है। एमसीक्यू के रूप में आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम ही हैं। तो बस इसको बेसिक आपको समझना है। ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत होगी इसमें। नेक्स्ट है आपका, फोर्स बिलियनर लिस्ट जो है आ गई है। हर कुछ महीनों के बाद किसी ना किसी मैगजीन की आती रहती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टॉप किया है उसको नाम आप याद रखते हो। इलॉन मस्क जो है इनके अकॉर्डिंग वो अभी सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी लिस्ट आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई लिस्ट आती रहती है, तो अब ये भी उतना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह गया है। जो टॉप पे हैं वो आप याद रख सकते हो। एलोन मस्क, ये तो आपको वैसे भी पता होगा। नेक्स्ट आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंडिया रैंकिंग ड्रॉप्स
टू 85 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर टॉप्स ग्लोबल लिस्ट। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसके अंदर इंडिया की रैंक जो है 85th हो चुकी है। जो पहले इंडेक्स आया था हेनले का, इसमें इंडिया की रैंक 80 थी, तो 5 पायदान और नीचे गिर गई है। सिंगापुर ने टॉप किया और उस सिंगापुर के बाद है जापान। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इंडिया रैंकिंग हैज़ बीन ड्रॉप्ड बाय 5 पॉइंट्स टू 85। पहले इंडिया की रैंक 80 थी। किसके द्वारा ये जारी की जाती है भाई? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय द सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म हेनली एंड पार्टनर्स। सिंगापुर इसके अंदर टॉप प्लेस पे रहा है और इसका सिंगापुर का पासपोर्ट जो है मोस्ट पावरफुल है। 195 आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशन में यहाँ पे आराम से ये ट्रैवल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। जापान का जो है सेकंड नंबर पे रहा है, तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी इंडिया की रैंकिंग जो है, तीन चीज़ें आप याद रखो। हांगकांग की रैंकिंग फर्स्ट है, जापान की सेकंड और इंडिया की है 85th। बाकी इंडिया के पड़ोसियों की यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप चाहो तो रीड कर सकते हो। पाकिस्तान अ, और बांग्लादेश की रैंकिंग जो है 103 है, वाइल द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्टूड एट 103 एंड 100। ये आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया, सिंगापुर, जापान, ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। पहली स्कीम है यहाँ पे, नितिन गडकरी अनाउंस नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। यानी कि जितने भी रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं उनके जो भी विक्टिम्स हैं, उनके एक्सीडेंट के लिए 1.5 लाख रुपए तक की उनको जो उनका इलाज है वो मुफ्त में किया जाएगा। ये है आपका नेशन वाइड केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है, डिटेल में इसको रीड कर सकते हो। बाकी मेन इनकी हेडलाइन है, यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है कि नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम जो है किससे रिलेटेड है। तो रोड एक्सीडेंट से के विक्टिम को 1.5 लाख तक के लिए मुफ्त इलाज देने से रिलेटेड है। और ये कब इलाज हो सकता है? तो एक्सीडेंट के 7 दिन के अंदर ये इलाज आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल। भारत पोल क्या है? जिस तरह से आपने सुना होगा इंटरपोल होता है, इंटरपोल क्या होता है? पूरे वर्ल्ड की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसी तरह से भारत पोल लॉन्च किया गया, जो इंडिया के अंदर कोऑर्डिनेशन और इंडिया से बाहर इंटरपोल को अगर कोई कोऑर्डिनेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह लॉन्च द भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने इसको डेवलप किया है। इसके अलावा भारत पोल पोर्टल विल बी सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर फास्टर access to international police assistance, including the issuance of red notice and other color note coded Interpol notice। रेड नोटिस नोटिस क्या होता है? कि कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो इंटरपोल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। तो उसके अंदर भी इसके थ्रू हेल्प मिलेगी। तो भारत पोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारत पोल क्या है, तो वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, उसमें तो इकोनॉमिक सर्वे को आपको डिटेल में पढ़ना होता है। लेकिन आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, आपके बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से ही जनरली क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है करता क्या है? तो ये प्रोवाइड समरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द आउटलुक फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ है, इंडिया की इकोनॉमी वो कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले साल में क्या आउटलुक है, क्या और अच्छा परफॉर्म करेगी और ख़राब परफॉर्म करेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें एनालाइज करके दी जाती है। कब प्रेजेंट किया जाता है? तो जनरली जब भी आपका बजट आता है, बजट आपका 1 फरवरी को आता है। एक, क्योंकि 1 फरवरी का होता है तो इसको फरवरी के करंट अफेयर में हम कवर करेंगे बजट को। इकोनॉमिक सर्वे आपका बजट के 1 दिन पहले आता है, तो 31 जनवरी को, या 1-2 दिन पहले, हो सकता है कि 2-3 दिन पहले भी आ जाए, लेकिन जनरली 1 दिन पहले आपका ये रिलीज़ किया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके द्वारा ये बनाया जाता है, गाइडेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइस। तो एक पोस्ट अगर आएगी कि किसके द्वारा बनाया जाता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा की गाइडेंस में ये रिपोर्ट जो है बनाई जाती है, इकोनॉमिक सर्वे। इसके अंदर एक डेटा सेट जो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया की ग्रोथ जो होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2025 5 के अंदर, वो 6.4% रहने का इन्होंने एस्टिमेट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, केरला सीएम पिनराई विजयन लॉन्चेस कवचम डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम। तो कवचम जो है वो केरला के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। कवचम की फुल फॉर्म क्या है? द केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म है इसकी कवचम।
ये क्या है? रिस्क वार्निंग सिस्टम लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। ये आपको ध्यान रखना है। कवचम, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। इसमें मेनली आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो सारी हम कवर करेंगे। देखो, एक है आपकी एक्सरसाइज वरुण। एक्सरसाइज वरुण किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ होती है। तो फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी चार्ल्स डी गॉल, ये जो है गोवा में पहुंच चुकी है नेवल एक्सरसाइज के लिए। नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वरुण। अब देखो, इस पार्ट को ना आप स्टैटिक में भी कवर कर सकते हो कि हर कंट्री के साथ इंडिया की नेवल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज और जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है। ये आप स्टैटिक पार्ट में भी कवर कर सकते हो। बाकी जो न्यूज़ में रहती है वो मैं हर महीने की करंट अफेयर में आपको करवा ही रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो है 4 जनवरी को स्टार्ट होगी कोची के अंदर। इसके अलावा दिस एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन द अरेबियन सी, इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। बाकी जो गरुड़ है वो इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज का नाम है, और शक्ति जो है इंडिया और फ्रांस की आर्मी एक्सरसाइज का नाम है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, INS मुंबई पार्टिसिपेटेड इन द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस। INS मुंबई जो है हमारी एक युद्धपोत है, हमारा एक नौसेना का जहाज है। इंडिजिनियस डिजाइन एंड बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज पार्टिसिपेटिंग इन द 5th एडिशन ऑफ मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारी नेवीज जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी, PM मोदी एड्रेस द एनुअल NCC PM रैली एट करियप्पा परेड ग्राउंड ऑन 27 जनवरी। NCC की परेड को इन्होंने यहाँ पे दिया है। थीम क्या थी इसकी? युवा शक्ति विकसित भारत, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, किसी की डेथ हुई है, किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, किसी की कोई बुक लॉन्च हुई है, वो सारी पर्सनालिटीज़ जो हैं जो न्यूज़ में रहती हैं वो आपको कवर करनी है। तो सबसे पहले वी नारायण नारायणन को है जो है इसरो का नया चीफ जो है अपॉइंट किया गया है। वी नारायण इज सेट टू सक्सीड एस सोमनाथ। अभी तक एस सोमनाथ थे, उनको सक्सीड करेंगे वी नारायणन। ये अभी इसरो के नए चीफ बन जाएंगे। इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई। मेन आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपका नाम ही है। आयुष्मान खुराना जो है वो फिक्की फ्रेम्स के अम्बेसडर इनको बना दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, बुक बाय अमिताभ कांत। ये बुक जो है अमिताभ कांत के द्वारा रिलीज़ की गई है। अमिताभ कांत क्या है? ये इंडिया के G20 के शेरपा थे। इसके अलावा ही सर्व्ड एज अ CEO ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। और इंडिया होस्टेड G20 समिट इन 2023। पहली बार इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया था। तो उसी को मद्देनज़र ये बुक जो है अमिताभ कांत ने लिखी है। नेक्स्ट है, होम मिनिस्टर अमित शाह प्रिजाइडेड ओवर बुक रिलीज इवेंट फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ये बुक का नाम है। ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना है। द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस सिक्स प्रेजेंट स्टोरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अभी जो बाइफर्केशन हुआ है स्टेट का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। रिनाउंड स्कल्पचर लतिका कट पासिस अवे एट 76। लतिका कट जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है 76 वर्ष की आयु में। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? स्कल्पचर है। स्कल्पचर क्या होता है? मूर्तिकार। क्या इन्होंने बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू की जो स्कल्पचर है जवाहर भवन के अंदर दिल्ली के अंदर 20 फुट ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर है वो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है आपका, प्रीतीश नंदी पासिस अवे एट 73। ये क्या है? इंडियन पोएट है, जर्नलिस्ट है, फिल्म प्रोड्यूसर है, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन है। ये सब आपको है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि प्रीतीश नंदी जो है इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये किससे रिलेटेड है? ये कवि हैं, पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्स पर्सन है। इस तरह से ऑप्शंस आपके आएंगे। नेक्स्ट है आपका, फ्रेंच संस्कृत स्कॉलर एंड पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर पियरस सिल्वेन। ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये क्या है? आर्ट हिस्टोरियन एंड एपिग्राफिस्ट है। ठीक है, एपिग्राफिस्ट क्या होता है? पूरा लेखवादी। और इनको 2024 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट आपका, ट्रेड अवेयरनेस। ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ जो है इसके अंदर हम कवर करेंगे। पहली है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है ये बनाया गया है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि इसका प्रोडक्शन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इसके अलावा
इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है, इसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इन सबको ध्यान में रखने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है बनाया गया है। टर्मरिक को क्या बोला जाता है? गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक जो है हमारी गोल्डन स्पाइस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द न्यूली फॉर्म बोर्ड विल बी स्पेशल अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ टर्मरिक फार्मर्स स्प्रेड अक्रॉस 20 स्टेट्स। 20 स्टेट में जो आपके टर्मरिक के फार्मर्स हैं उनके लिए ये लाभदायक होगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। यानी कि हल्दी की बात करें, टर्मरिक की बात करें, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है। इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन। 70% हम प्रोड्यूस करते हैं, विथ 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक बीइंग ग्रोन इन द कंट्री। तो ये आपका ट्रेड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा यूएस विड्रॉल फ्रॉम द ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील। ठीक है। ओईसीडी आपका क्या है? ओईसीडी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 38 कंट्रीज होती हैं। और बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, वो डेमोक्रेटिकली काम करें। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इसके अंदर इससे भी यूएसए को बाहर निकाल लिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इन एन एग्जीक्यूटिव order soon after sworn has pulled out US out of OECD global tax deal that aims to discourage cross-border tax avoidance by multinational firms। अब मल्टीनेशनल फर्म्स क्या करती हैं कि टैक्स बचाने के लिए जहाँ पे कम टैक्स होता है वहाँ पर रजिस्टर कर लेते थे। तो इन सबको ध्यान में रखने के लिए ये टैक्स डील जो है की गई थी, लेकिन यूएस ने इसको इससे बाहर निकाल लिया गया है। Over 140 countries have signed the OECD Global Tax Deal that aims to tackle tax avoidance by the large multinational companies। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, बस इतना आप याद रख सकते हो कि ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील से यूएसए ने खुद को विड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट है आपका लीगल अवेयरनेस। फर्स्ट है आपका उत्तराखंड लीड्स द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट कर लिया और फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द कंट्रीज लीगल सोशल फ्रेमवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड जो फर्स्ट स्टेट बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करने वाला। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी, राजस्थान हाई कोर्ट इम्पोजेज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन लिव इन पार्टनर्स। यानी कि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि लिव इन पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब कोई कपल जो है लिविंग रिलेशनशिप में आ रहा है तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, स्पेशली इम्पोजिंग अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन कपल्स इन लिव इन रिलेशनशिप। यानी कि जब भी वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कोई लॉ जो है सरकार इसके थ्रू लाए। आपको पता होगा लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कोई लॉ तो अप्लाई होता नहीं है। अगर मैरिज की बात करें तो मैरिज में हिंदूज़ में हिंदू मैरिज एक्ट लगता है। इसी तरह से अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग उनके पर्सनल लॉज होते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप उसके अंदर काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और उसको रजिस्टर करवाना चाहिए। कब तक? जब तक कोई स्पेसिफिक लॉ जो है सरकार के द्वारा पास नहीं किया जाता। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी और ये हमारी लास्ट न्यूज़ है। जस्टिस उपाध्याय न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। जस्टिस उपाध्याय को पूरा नाम है इनका जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जो पहले अ, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको अब दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस चेंज होते ही रहते हैं, फिर भी ये आप याद रख सकते हो। तो ये आपकी लास्ट न्यूज़ थी। ये जनवरी मंथ की हमने सारी न्यूज़ कवर कर ली हैं। फिर हम कवर करेंगे फरवरी फरवरी मंथ की, वो आपके लिए फाइनल रहेगी। मार्च मंथ के करंट अफेयर 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मार्च में तो आपका एग्जाम ही होना है। करंट अफेयर जो है मोस्टली आपके मिड फरवरी तक आएंगे, लेकिन फिर भी फरवरी महीने का पूरा करंट अफेयर हम फरवरी के एंड में कवर करेंगे। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। इसकी जो आपकी पीडीएफ वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हो कोर्स के अंदर से। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।